चीन के साथ, एक मिनट शाहनवाज भाई, व्यापारिक रिश्ते भी हैं हमारे, बहुत सारा माल, हम कितना भी सड़कों पर जाकर प्रदर्शन कर लें, बहुत कुछ चीन की घुसपैठ हमारे आर्थिक जीवन में हो गई है। यह संवेदनशील मसला है, सैन्य कूटनीतिक स्तर पर बातचीत हो रही है, तो वक्त देने को तैयार क्यों नहीं है आप लोग? सर एक मिनट, मुझे शाहनवाज साहब से पूछना है, क्या हम चीन के तमाम प्रोडक्ट का बायकॉट कर दें? अगर हम, आप बोलिए खुलकर कहिए, हम बायकॉट करेंगे? अगर बायकॉट करेंगे तो बताइए 3 बिलियन का जो मेडिसिन बनते हैं एपीआई, वो चीन से आता है, बंद करेंगे? अगर आप बायकॉट की बात करते हैं, आपके लोग निकलकर चीन के प्रोडक्ट जलाते हैं शाहनवाज साहब, तो पीएम केयर्स फंड में, तो कर दीजिए। आप सुनिए, पीएम केयर्स फंड में Xiaomi ने 10 करोड़ रुपए दिए, चीन की कंपनी है, मेरी नहीं है। OPPO 1 करोड़ 1 करोड़ दिया पीएम केयर्स में, हुआवी 7 करोड़ दिया, OnePlus 1 करोड़ दिया, टिकटॉक 30 करोड़ रुपए, और आप कह रहे हैं कि चीन का बायकॉट करना चाहिए। शाहनवाज साहब, आपका चीन से हम 17 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट हम करते हैं 65 बिलियन डॉलर का, बंद करिए ना। ये चाइना के साथ जो है निपटने के लिए क्या अगर हम इस तरह का मुतालिबा करेंगे तो क्या इससे मुराद दिया जाए कि क्या हम चीन से जो है फाइट शुरू कर दें, जंग शुरू कर दें? नहीं, देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं कि आप इकोनॉमिक बाइकआउट की आप बात कर रहे हैं जी। जो मुल्क में दवाएं बनती है ना जी, वो एपीआई होता है। वो एपीआई जो है करीब $3 बिलियन का चीन से आता है और उसी पे दवाई बनती है। आप क्या बंद कर सकेंगे? अच्छा, आप ये देख लीजिए कि मीरठ से देहरादून की जो रोड है, जो टनल बनाया जा रहा है, वो एक STEC सिंगापुर कंपनी को दिया गया है। वो एक चाइनीज की फर्म है जिसका नाम है शंघाई टनल इंजीनियरिंग, उसकी सब्सिडियरी है। अच्छा, जो मुल्क में जितने लैपटॉप है, फॉरेन लैपटॉप, दुनिया में कहीं पे बनते, चीन में बनते हैं। और आप वो देख लीजिए कि जितने प्राइम मिनिस्टर पीएम केयर्स फंड जो बनाया गया था, अब पीएम केयर्स फंड में हैरत की बात यह है कि उन लोगों से पैसे लिए गए, पूरे चीन के सेलफोन कंपनीज, OPPO, Xiaomi, इन तमाम से टिकटॉक भी 30 करोड़ रुपए दिया और टिकटॉक पे आपने बैन लगा दिया। तो ये आप, हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूरा लॉकडाउन चीन में शुरू हुआ, यहां पर परेशान हो गए। तो ये से हमारा इंपोर्ट जो चीन को है, जो इंपोर्ट हम चीन से करते हैं, वो करीब $70 बिलियन का है। एक्सपोर्ट जो हम भारत से चीन को भिजाते हैं वो करीब $16 बिलियन का है। तो फिर आप चलिए, आप इस पे बैन लगाइए, तैयार करिए ना मुल्क को, पॉलिसी अख्तियार करिए, बढ़ाइए, कुछ नहीं है। अच्छा, ये आप फैसला ले लिए, अरे भाई, तो इससे होगा क्या? देखिए, जंग, मेरा मानना है कि हिंदुस्तान, भारत और चीन बड़े करीब आ चुके हैं जंग के, बड़े करीब आ चुके हैं कि अल्लाह जानता है कि मुस्तकबिल में क्या होगा। क्योंकि हमारे 20 फौजों के मारने के बाद यकीनन पूरे मुल्क में गम और गुस्से की लहर है, और फितरी चीज है। भारत की आवाम चीन से गम और गुस्से की लहर है कि भाई आप कैसा हमारे 20 सिपाहियों को आपने मार दिया, बगैर गोली चलाए, चीन की गर्दनें काट दी। हम लेफ्टिनेंट कर्नल सुरेश बाबू साहब सूर्यापेट के हमारे फर्जन है, तेलंगाना के फर्जन है, तो लोगों में गम और गुस्सा है। तो मगर वजीर आजम को मानना पड़ेगा ना कि चीन ये कर रहा है, चीन ये पूरी तैयारी कर रहा है। चीन ऑक्यूपाइड कश्मीर में अपने एयरफोर्स के प्लेन को उतारा है, वहां पर एयर रिफ्यूलिंग के एयरक्राफ्ट को उतारा है। बड़े बड़े जर्नलिस्ट, असउद्दीन ओवैसी नहीं, अजय शुक्ला, सुशांत सिंह, मनु पप्पू, भरत कर्नाड, इतने बड़े बड़े लोग जो फौज में काम कर चुके हैं, दोनों लोग, वो बता रहे हैं, लिख रहे हैं, मगर उनको भी आप एंटी नेशनल कहते हैं। असद साहब, अगर चाइना अपनी तैयारी कर रहा है तो हमारे लिए भी जो है, हम देख रहे हैं कि दुनिया की एक बड़ी ताकत अमेरिका, उसकी जानिब से जो रद्द-ए-अमल सामने आया, उसके फौजी बेड़ों के हवाले से जो बात सामने आई, तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि हम तनहा नहीं है। अगर चाइना अपनी सरगर्मियां अंजाम दे रहा है तो हम भी कहीं ना कहीं जो है आइंदा के लिए जो है तैयारी जरूर कर रहे हैं। नहीं, देखिए, हमारे 20 जवानों की मरने के बाद तो हमको तो चौकस रहने की जरूरत है, तैयारी करने की जरूरत है। और यकीनन वहां पर बड़ी तादाद में हमारे टैंक्स भी जा चुके हैं, हॉइट्जर आर्टिलरी भी जा चुका है, हमारे इंडियन एयरफोर्स के तैयारे वहां पर हैं, आपके हेलीकॉप्टर्स वहां पर हैं, हमारी स्पेशल माउंटेन्स की जो फौज है वहां पर पहुंच चुकी है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतनी रिपोर्ट्स जब आ रही थी अप्रैल 19 को, मई 5 को, ये सब चीजें, तो आखिर हम लोग हरकत में क्यों नहीं आए? इसका जिम्मेदार कौन है? 20 लोग मारे गए, इसका जिम्मेदार कौन है? और ये चीजें हो रही हैं। एक बात याद रखिए कि हमको अपने तौर पर इन तमाम चीजों का, हमको अपने तरीके से इन तमाम चीजों का मुकाबला करना पड़ेगा। अब हमारे साथ कौन सा मुल्क आकर ठहरता है, नहीं ठहरता है, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर वज़ीर आज़म
नरेंद्र मोदी की जब तारीख लिखी जाएगी तो जहां पर 2002 के फसादात का जिक्र होगा, वहीं पर मॉब लिंचिंग और गाय के नाम का भी जिक्र होगा। वहां पर तीसरा जो इनके नाम के साथ लिखा जाएगा कि जिस तरह आज भी लोग नेहरू के एक बेदाग कैरियर में एक दाग है वो 1962 की जंग, इसी तरह नरेंद्र मोदी को याद किया जाएगा कि आपकी हुकूमत की गलती की वजह से चीन हमारे एक नहीं बल्कि डेप्सांग में, गलवान में, पोंगसोंग सू के फिंगर्स में, इन इलाकों में चीन हमारे भारत की टेरिटरी में घुसकर बैठा है और नहीं जाएगा चीन। याद रखिए, चीन नहीं जाएगा। ये डिसएंगेजमेंट कह रहे हैं, चीन अपनी फौज को कम करेगा, मत जाएगा नहीं। जिस जगह पर चीन कब्जा करके बैठा है वहां से नहीं जाएगा। चीन यही तो कर रहा है। साउथ चाइना सी में तमाम आइलैंड जजीरों पर चीन कब्जा कर लिया। हाँ, जब जापान के जो आइलैंड, अगर मैं तलफ्फुज में गलती कर रहा हूं तो माफी, शंकर आइलैंड बोलते हैं उसको, वहां पर कब्जा करा है। तो ये तो चीन कर रहा है ना। हमको तो ये इस पर तो चौकस रहने की जरूरत थी। पूरे रिपोर्ट्स थे मगर उसके बावजूद भी उन रिपोर्ट्स को नजरअंदाज कर दिया गया। ठीक है। अच्छा साहब, मैं बिल्कुल कम वक्त लेते हुए आपसे बिल्कुल आखिरी सवाल, या फिर माजी साहब और करें या शकील साहब तो और बात है। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि जो लद्दाख में जो कुछ अभी चल रहा है, खुदा ना खास्ता अगर कोई सूरत हाल बिगड़ती है और कोई ऐसी छोटी या बड़ी जो है जंग जैसी सूरत हाल होती है तो मुल्क की मईशत पर उसके क्या असरात होंगे। और फिर साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो लद्दाख में जो कुछ चल रहा है उसके असरात, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, क्योंकि नाजरीन हमारी बड़ी तादाद में कश्मीर के भी देख रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या असरात, क्या हालात आप देख रहे हैं। 370 को हमने खत्म किया और यकीनन हमारा यह दावा था कि जो है 370 के साथ जो है सारे मसाइल जो कश्मीर से जुड़े हुए हैं वो सब कुछ खत्म हो जाएंगे। आप कैसे देख रहे हैं इस खित्ते के हालात को, और फिर उसके असरात जो होंगे आइंदा मुस्तकबिल की अगर हम बात करें, मुस्तकबिल करीब की अगर हम बात करें, तो वो क्या हो सकते हैं? देखिए, जो डिफेंस और वजारत दाखिला से जुड़े हुए जो सहाफी हैं, सीनियर सहाफी हैं, जो जिंदगी के अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा मुल्क के सिक्योरिटी के मामलात में, आर्मी के मामलात में उन्होंने रिपोर्टिंग की है, उन्होंने लिखा कि जब अगस्त पिछले साल में 370 को भारत मोदी सरकार ने एक अपनी अददी ताकत की बुनियाद पर 370 को हटाया, जो मैंने उस वक्त भी आज भी कर रहा हूं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉमिस का ब्रीच हुआ था। उन्होंने क्या चली करिया। उसके बाद सितंबर 2019 में हमारे जो लद्दाख में जो लेफ्टिनेंट जनरल के पास रॉ के लोगों ने, एक ऑफिसर ने जाकर कहा कि चीन अब तैयारी कर रहा है लद्दाख के, ईस्टर्न लद्दाख में, क्योंकि हमने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया। हमने वो जो साहब ने लिखा है और उसके बाद हमने उसका नोट नहीं लिया। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि वही सितंबर अक्टूबर के महीने में वहां पर हाथापाई भी हुई, हम उसको नजरअंदाज कर दिए। तो ये चीन तो शुरू से ही, चीन क्योंकि अक्साई चीन का इलाका, हमारा पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, हम मानते हैं कि अक्साई चीन हमारा है, पीओके हमारा है, मगर 370 आपने तो खत्म कर दिया। मगर आपको इतनी दूरंदेशी आप में नहीं थी कि चीन इसको कैसे लेगा, चीन इसका कैसा इसका रुख इख्तियार करेगा। आप तो खामोश बैठे थे, गफलत का शिकार रहे, आप तो सीना मार रहे थे कि अब कुछ नहीं होगा, ये फुला नहीं होगा। और आज हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। और रहा सवाल, अगर जंग की आप बात करते हैं तो वॉर वेस्टेज रिजर्व होते हैं। वॉर वेस्टेज रिजर्व जो हमारे पास है वो सिर्फ 12 दिन के हैं। आप 12 दिन, यानी जंग 12 दिन से बढ़ के आप नहीं लड़ पाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो ऑन रिकॉर्ड फौज के बड़े बड़े अफसरों ने स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस के पास जाकर कही थी। लेकिन हमारा जो कैपिटल मंगा रहे हैं जी, S-400 हम ले रहे हैं और रफाइल मजीद जो है आ रहे हैं। ये सारी तैयारियां जो हमारी चल रही है, हम आवाम को बता रहे हैं। अगर हम मरकज की बात करें तो S-400 का हमने रशिया से ऑर्डर दिया है, उसका टाइम लगेगा। मगर अखबारी रिपोर्ट यह है कि फ्रांस से रफाइल एयरक्राफ्ट करीब में 4 एयरक्राफ्ट आने वाले हैं। यकीनन एयरफोर्स के मामले में अब देखेंगे तो भारत को काफी एज है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो इन माहिरीन की रिपोर्ट्स को पढ़कर कह रहा हूं जो हमसे कहते हैं, क्योंकि चीन 4000 जो ऊपर है और वहां से उनका एयरक्राफ्ट पूरे फ्यूल भरकर उड़ने में उनको बड़ी मुश्किल होगी। हिंदुस्तान, भारत के एयरफोर्स को बड़ा एडवांटेज है। मगर ये हमारे पास ये कमजोरियां हैं, ये चीजें हैं। तो अब नहीं मालूम कि हुकूमत क्या फैसला लेगी, ये किस रुख पर जाएगा। मगर यकीनन वहां पर कशीदगी है और बड़ी पूरे मुल्क में गम और गुस्सा है चीन के खिलाफ। अब नहीं मालूम कि हमारे वजीर आजम क्या फैसला लेते, क्या हिकमत अमली अख्तियार करते, क्योंकि डोकलाम में आप जानते हैं, डोकलाम में भी 70 दिन भारत की फौज और चीन की फौज ठहरी रही।
और बाद में पूरे मुल्क को बताया गया कि नहीं चीन हट गया पीछे, फिर से मुल्क को छूट कहा गया, हम पीछे हटे इसी जगह से बल्कि आगे जाकर डोकलाम में आज चीन की फौज वहां पर है, फिर मुल्क को धोखा दिया गया। तो यही चीज है कि वजीर आजम का ये बयान ऑल पार्टी मीटिंग में ये बड़ा ही माने खैज बयान है और वजीर आजम अपनी जबान से नहीं कह रहे बल्कि उनके बयान की तरदीद, उनके बयान को गलत साबित करते है वजारत खारजा का 26 जुलाई का बयान। जी अच्छा साहब, आखिरी सवाल करूंगा। 4G इंटरनेट हम जो है देख रहे हैं, सारा मामला जो है लॉकडाउन या अनलॉक जो भी सूरत हाल है, इस वक्त स्कूल्स बंद हैं तो सभी जो है मुनस्सिर हो गए, जो इस्तेमाल नहीं भी करते थे वो भी इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं और 4G के आगे जो है हम 5G की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कश्मीरी अवाम की बात करें तो वहां के तलबा को 2G पर इन्हिसार करना है और जिस तरह का तालीमी शोबा मुल्क भर में, जिसको हम वजीर आजम जो है बार बार कहते आए हैं कि डिजिटल करने के हवाले से, लेकिन जो कश्मीर के तलबा हैं जो इंटरनेट न होने के नतीजे में, इसके अलावा दीगर जो मामला जो सूरत हाल से जूझ रहे हैं, तो आप उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, आज ही मैं इंडियन एक्सप्रेस के सुशांत सिंह की रिपोर्ट पढ़ रहा था। सुशांत सिंह ने ये कहा है कि उन्होंने, इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट छपी है कि देखिए ये इनकी जो बुलंदबांग दावे किए गए थे अमित शाह की तरफ से कि अगस्त 3 के बाद अब कुछ नहीं होगा। सुशांत सिंह अपनी रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में कहते हैं कि इस साल मई और जून में 382 सीज फायर वायलेशन हुए हैं मई में, जून में 302, यानी ये कभी इतने ज्यादा नहीं हुए थे। और ये भी रिपोर्ट में कहा गया कि 370 के हटाने के बाद और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी और कश्मीर को टेरिटरी बनाने के बाद ये सीज फायर वायलेशन में इजाफा हुआ है। बल्कि इनकी रिपोर्ट भी कहती है कि 2020 में अब तक 2215 सीज फायर वायलेशन हुई है, जबकि 2019 में पूरे साल में 3160 की वायलेशन हुई थी। अब हम अभी तो हम जून में हैं और 2215 हो चुके हैं। 2019 में मिलिटेंट जो मारे गए थे 158, जून 25 तक आज की रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस कहती है कि 2020 में 119 मिलिटेंट मारे गए। आप बताइए फिर आप क्या कर रहे हैं भाई वहां पर, आप क्या कर रहे हैं? और रहा सवाल कश्मीर के 2G का, भाई बात तो 2G भी कनेक्शन नहीं है, 2G भी कनेक्शन नहीं है, लॉकडाउन वहां पर चल रहा है, स्कूल क्या तालीम हो रही है, क्यों नहीं उनको देती आप? अरे भाई अगर आप ऑनलाइन जारी रखेंगे, आप कंट्रोल करिए, वॉच करिए, मगर आवाम को महरूम क्यों करते? कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ तो वहां के लॉकडाउन की वजह से, वहां के ये इंटरनेट की स्पीड, बल्कि इंटरनेट तो मेरे ख्याल से अब एक फंडामेंटल राइट बन चुका है, एक फंडामेंटल राइट बनना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि अदलिया या जो भी हो उसका फैसला करे कि इंटरनेट हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है हर काम के लिए। अब आप देखिए कि क्या हम आज से 3-4 साल पहले सोचे थे कि कोई एक शख्स टाइप पर बैठकर TV 4 पर आकर इंटरव्यू देगा? ये तो यही तो जरूरी है ना। आप हम क्यों, जब वो हमारा मुल्क का हिस्सा है तो फिर हम क्यों वहां पर नेट नहीं देते उनको? नेट का कनेक्शन क्यों नहीं देते? नेट का कनेक्शन मिलना चाहिए और ये तमाम चीजें वहां पर है। मौजूदा स्थिति, आपका आकलन, टिप्पणी आपकी, हम देख रहे हैं कि आपने कहा कि सर्वदलीय बैठक में हमको शामिल किया जाना चाहिए था, हमारी बातें सुनी जानी चाहिए थी, देश के सामने साफ तस्वीर नहीं रखी जा रही है, आपने व्हाइट पेपर की भी मांग की, क्या चाहते हैं आप? देखिए, जब से ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ, 5 मई को मालूम हुआ कि गलवान वैली में चीन की फौज घुस चुकी है, फिर 9 मई को मालूम हुआ कि नकुला पास में इंटरनेशनल बॉर्डर जो है उसके 2.5 किलोमीटर अंदर चीन घुस चुका है। फिर 17 और 18 मई को पोंगसोंग सू लेक का आपने अपनी जिक्र किया कि चीन फिंगर 4 और 8 के दरमियान में अपने स्ट्रक्चर्स को बना चुका है। प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने से पहले आप और हमने देखा कि 15 और 16 जून की रात को हमारे 20 सिपाही को जान से मार दिया गया, जिसमें से कमांडिंग ऑफिसर की भी मौत हुई, सर पर मारा गया। 3 हमारे सिपाहियों की गर्दन पर वार थे, 3 के चेहरे इतनी बुरी तरह जख्मी मारा गया, उनके चेहरे नहीं दिख रहे थे। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि ऑल पार्टी मीटिंग प्रधानमंत्री ने क्यों बुलाई? अगर बुलाई तो फिर उनको इस तरह का स्टेटमेंट क्यों देना पड़ा कि ना तो कोई हमारी टेरिटरी में घुसा है, ना कोई वहां पर अभी है और ना हमारा कोई पोस्ट कैप्चर किया गया है। अब आप एक सीक्वेंस देखिए कि 2 जून को राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि चीन की फौज घुस चुकी है हमारे बॉर्डर में। फिर 17 जून को MEA का स्टेटमेंट आया कि नहीं, वो लोग वहां पर पोस्ट बनाए हैं। और फिर प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट आता है कि वहां पे कोई गया ही नहीं, ना तो वहां पर कोई है, ना कोई पोस्ट है। हम प्रधानमंत्री से ये पूछना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सबसे पहले
अपने पूरे स्टेटमेंट में चीन का नाम लेने से क्यों डर रहे थे? चीन का नाम तक नहीं लेते हमारे देश के प्रधानमंत्री। वो तो चीन घुसा है ना, कोई भूटान या नेपाल की फौज तो नहीं घुसी है, जिसकी वजह से हमारे 15-20 सिपाहियों की मौत हुई है, कमांडिंग ऑफिसर की, नंबर 1 ये। दूसरा ये कि आज आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कहा कि हमारे मिलिट्री के लेफ्टिनेंट जनरल लद्दाख के एक चाइना के मेजर जनरल से आज भी मुलाकात कर रहे हैं। तो क्यों मुलाकात हो रही है? अब तक जब से ये सिलसिला शुरू है 24 मीटिंगें क्यों हुई है? अगर चीन कब्जा नहीं कराए भारत की टेरिटरी पर तो क्या मीटिंग हो रही है? और फिर हैरत अंगेज तकलीफदेह बात यह है कि 20 सिपाही हमारे मारे जाते हैं, उसके बावजूद भी भारत सरकार मीटिंग करती है। किस बुनियाद पर मीटिंग कर रही है? क्या चीन ये इस पर अपनी शर्मिंदगी का, अपने अफसोस का या अपनी माजरत का इजहार किया है? तो ये तमाम चीजें, इसलिए हमारा मानना यह है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरते हैं, ये कहने से डरते हैं कि आपने फिंगर का जिक्र किया, जनाब शाम शरण साहब जो उस जगह का पैदल चलकर वॉक कर उन्होंने इस इलाके को देखा, जो चीन का माहिर है इस देश में, आज अपने बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में आर्टिकल में लिखता है कि फिंगर 4 और 8 के दरमियान में चीन अपने स्ट्रक्चर को खड़ा कर दिया है। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब कह रहे हैं कि आपको हर किसी व्यक्ति की बातों पर तवज्जो देना है असद साहब, लेकिन इस मुल्क का मुखिया जो कह रहा है उसकी बातों पर आपको यकीन नहीं है और ये सेना के मोराल पर भी असर डालता है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री की जबान से लफ्ज चीन निकला इस हमारे 20 सिपाहियों के मरने के बाद आप दिखा दीजिए। नहीं, मैंने ये देखा। प्रधानमंत्री नहीं, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं टीवी 9 से कि बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2 मरतबा चीन का नाम लिया। ऑल मैं पार्टी ये कह रहा हूं के समय ऑल पार्टी मीटिंग में जो बयान दिए, देखिए आप जब बोल रहे थे मैं आपकी बात सुन रहा था। मैंने जो कहा मैं उसको दोहरा रहा हूं। मुझे यकीन है कि मेरे सवालों का जवाब आपके पास नहीं है सिवाय रेटरिक के, मगर मुझे बोलने दीजिए। आपने जो बातें उठाई हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि 25 जून को राजनाथ सिंह ने कहा टीवी इंटरव्यू में, उसका रिकॉर्ड है कि चीन की फौज बहुत ज्यादा तादाद में घुस गई। तो प्रधानमंत्री नहीं है, तैनात है, तो घुसी है वो, उन्होंने, आप देख लीजिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूं तो फिर प्रधानमंत्री ने क्यों कहा कि वो नहीं घुसी? और फिर प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग के बाद दूसरे दिन एमईए का स्टेटमेंट क्यों आया कि वहां पर चीन ने अपने वहां पर पोस्ट को लगाया था? प्रधानमंत्री ने झूठ क्यों कहा? अगर प्रधानमंत्री सच कह रहे थे तो फिर हमारे सिपाही क्यों मारे गए? अगर प्रधानमंत्री सच कह रहे थे तो हमारा कमांडिंग ऑफिसर क्यों मारा गया? अगर प्रधानमंत्री सच कह रहे थे जीवीएल साहब, तो आज हमने हमारे चीन के जो मेजर जनरल थे, लद्दाख का लेफ्टिनेंट जनरल की मीटिंग क्यों हुई? अगर प्रधानमंत्री सच कह रहे थे तो 20 मीटिंगें क्यों हुई? अगर प्रधानमंत्री सच कह रहे हैं तो क्या सैटेलाइट के इमेजेस झूठ कह रहे हैं? अगर प्रधानमंत्री सच कह रहे हैं तो क्या फिंगर 4 और फिंगर 8 के दरमियान में आज हम पेट्रोलिंग कर सकते हैं? बताइए आप, क्या प्रधानमंत्री ने सच कहा तो क्या, सुनिए, अगर प्रधानमंत्री ने सच कहा तो क्या प्रधानमंत्री ने, किसने इजाजत दी प्रधानमंत्री को कि पूरा गलवान वैली वो चीन को दे दिए? अगर प्रधानमंत्री सच कह रहे थे तो फिर क्या चीन की पूरी मीडिया प्रधानमंत्री के बयान को मुबारकबाद दे रही है? अगर प्रधानमंत्री सच कह रहे हैं तो क्या शाम शरण झूठ कह रहा है? सरकार से इस वक्त, जबकि वो पहले ही चैलेंज से निपटने में लगी हुई है, साइमल्टेनियसली यहां संसद के बाहर सवालों का उठाया जाना, संदेह दिखाया जाना, ये शुभा दिखाया जाना ठीक है क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब? देखिए, जहां तक देश की बात आएगी, मैं देश का वफादार हूं और रहूंगा। मैं मोदी का वफादार ना कभी था, ना इंशाअल्लाह कभी रहूंगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि राजनाथ सिंह ने कहा, अंग्रेजी में कह रहा हूं, कि लार्ज नंबर ऑफ चाइनीज ट्रूप्स क्रॉस इंडियन एलएसी। आप मेरा प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो वीडियो दिखा दीजिए। अगर वो नहीं है तो मुझे बुलाइए, मैं माफी चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने इस तरह का वाहियात किस्म का बयान दिया, जिसको मैं मुतालबा करता हूं, डिमांड करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री को ऑल पार्टी मीटिंग में जो उन्होंने बयान दिया उसको उनको इमीडिएटली वापस लेना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ना अपने एमईए के साथ हैं, ना प्रधानमंत्री अपने डिफेंस मिनिस्टर के बयान के साथ हैं। चौथी बात, हमारे 20 ये सिपाही को चीन ने मारा, कहां पर मारा बताइए? किसने मारा? हमारी जमीन पर मारा। सुनिए, नहीं, एक सेकंड, आप जो कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड, जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, मैं इनको असदुद्दीन ओवैसी साहब को बताता हूं जो जानकारी में लोगों की लाया गया। असद साहब, उसमें यह कहा गया कि जब ये बात हुई कि डिसएंगेजमेंट होगा, आप दोनों तरफ डिस्कलेट किया जाएगा, तो
तो यह तय किया गया कि वो जो पेट्रोल पॉइंट 14 है उसके दोनों ही तरफ 2 किलोमीटर तक सेनाएं नहीं रहेंगी और वहां पर जाकर ये बात करेंगे। लेकिन वहां से हटने के बजाय वहां पे टेंट रखा गया। इसको लेकर ऐतराज किया गया हमारे कमांडिंग ऑफिसर की तरफ से और इसमें फिर दोनों तरफ से झड़प हुई। सुनिए, जो डिसएंगेजमेंट की बात हुई थी वो सिर्फ गालवान रिवर वैली के बारे में हुई थी, पोंगसोंग सू लेक के बारे में नहीं हुई थी। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जिस जगह पर हमारी फौज को मारा गया वो भारत की टेरिटरी थी। अगर जीवीएल ये कह रहे हैं कि वो टेरिटरी नहीं थी तो फिर उनको क्यों मारा गया, किस लिए मारा गया? मैं ओवैसी जी आप बिल्कुल इसको बात को समझ रहे हैं, लेकिन पैंगोंग सो जिसको लेकर अभी सवाल किया है असदुद्दीन ओवैसी ने, कृपया उसका ग्राफिक्स दिखाएं और दोनों मेहमानों को साथ में स्क्रीन पर रखें। सुनिए ओवैसी जी मैं कह रहा हूँ चाइनीज पीएलए के द्वारा देखिए जीवीएल नरसिम्हा राव, जब आप बोल रहे थे मैं सबर के साथ आपकी तमाम गुफ्तगू को जो वाहियात भी थी मैं सुन रहा था। आपकी बात हो गई इसलिए मैं बोल रहा था। आप नहीं मेरी बात नहीं हुई। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि चीन ने हमारे 10 सिपाहियों को पकड़ लिया था, कितने दिन के बाद छोड़ा? वो जगह भारत की जगह है एलएसी। और साथ ही साथ मैं इस बात का डिमांड करता हूं कि दिल्ली में बैठे हुए कौन लोग थे जो रात के 9 बजे हथियारों के साथ तो भिजाया मगर उनसे कहा कि गोली मत चलाओ, 20 लोग हमारे मारे गए, रात में भिजाते हैं। आप बताइए इसका जिम्मेदार कौन है? बफर जोन में आकर जो कोशिश कर रहे थे कब्जे की, उसने हमको प्रॉम्प्ट किया और हमने उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। मैं आपको बता रहा हूं कि कभी भी ये बफर जोन का वर्ड नहीं आया। ये इनकी फिर से नाकामी है, धोखा दे रहे हैं बफर जोन की बात करके। कौन सा बफर जोन है? क्या अरे अगर आप मुझे बोलने देंगे या फिर अपनी आप बोलना चाहे तो बोलिए, मैं खामोश बैठता हूं। आप सुनिए ना, जब आप बोल रहे थे क्या पीपीपी 14 पर हमारा कब्जा है नहीं है, क्या हम फिंगर 4 से 8 तक पेट्रोलिंग कर सकते नहीं कर सकते, क्या हमारा पोंगसोंग सू लेक के नॉर्दर्न बैंक पे चीन बैठा है या नहीं है, बता दीजिए। और अगर नहीं बैठा है तो फिर क्या बातचीत हो रही है? और अगर नहीं बैठा है भारत की जमीन पर तो हमारे मिग क्या कर रहे हैं? इतनी बड़ी तादाद में हेलीकॉप्टर के मिग की सॉटीज क्यों हो रही है? सर, श्याम सरन एंटी नेशनल नहीं है, अजय शुक्ला एंटी नेशनल नहीं है, मनु पप्पू एंटी नेशनल नहीं है, सुशांत सिंह एंटी नेशनल नहीं है। अगर एंटी नेशनल है तो चैलेंज कर रहा है, एक्शन लीजिए। क्या प्रधानमंत्री ने कहा कि चीन ने मेरे 20 सिपाहियों को मारा? सर अभी तो आप कह रहे थे कि चीन का नाम ही नहीं लिया, अब आप कह रहे हैं कि ये कहा लेकिन वो नहीं कहा। प्रधानमंत्री ने अपनी जबान से नहीं कहा कि चीन ने मेरे 20 सिपाहियों को शहीद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम प्रधानमंत्री क्यों नहीं कहते? सर प्रधानमंत्री इतना क्यों डर रहे हैं, इतना क्यों डर रहे हैं? देखिए, जब हमारे पास पुलवामा हुआ तो हमने अपने 20-40 सिपाहियों को दिल्ली को लाया और आज हमारे 20 लोग मरते हैं। एक यूनियन मिनिस्टर नहीं जाता उनकी, जब चिताओं को जलाया जा रहा था उनकी लाशों को दिल्ली में नहीं आया। साहब ये जवाब मैं लूंगा, लेकिन अभी आपने देखा चीन का बाकायदे जिक्र हुआ। दूसरे मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूं कि गृह मंत्री ने संसद में, आप लोग भी वहां मौजूद थे जब ये कहा कि अक्साई चिन और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा हिस्सा है, हम इसको लेंगे। कम से कम ये इच्छा शक्ति अब तो दिखाई दे रही है और शायद यही बात है कि चीन बौखलाया हुआ है। क्या आप इसको कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? हमने गलवान वाली प्राइम मिनिस्टर ने तोहफतन दे दिया चीन को, आप अक्साई चिन की बात कर रहे हैं? नकालू में इंटरनेशनल बॉर्डर पर नकालू आ रहा हूं जीवीएल साहब, आ रहा हूं, आप बात करिएगा। जो 250 किलोमीटर रोड हम लोग शार्क रिवर से बना रहे हैं, पहाड़ी पर चीन बैठा हुआ है, आप अक्साई चीन की बात कर रहे हैं। सर मैं फिर से कह रहा हूं कि हमारे सिपाहियों को चीन ने मारा नहीं मारा, अगर मारा तो प्रधानमंत्री को कंडेम करना चाहिए था, प्रधानमंत्री को सख्त अल्फाज में इसका जवाब देना चाहिए था। प्रधानमंत्री ये जवाब ले लीजिए। लेकिन मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, अच्छा सुना है तो फिर आपने पहले कहा ना कि इसको लेकर कहना चाहिए था प्रधानमंत्री को कुछ। सुनिए आप, मैं आपसे फिर से अर्ज कर रहा हूं, क्या प्रधानमंत्री ने कहा कि चीन ने मेरे 20 भारत के बेटों को मारा? बोल दीजिए ना, प्रधानमंत्री नहीं कहना चाहते? चले जीवीएल को बोलिए प्रधानमंत्री से कहने के लिए। अरे भाई, आप उनकी लाशों को दिल्ली नहीं बुलाते, आप उनकी आखिरी रसूमात में, लास्ट सुनल राइट्स में कोई यूनियन मिनिस्टर नहीं जाता। प्रधानमंत्री के ऑल पार्टी मीटिंग के स्टेटमेंट के बाद एमईए उनको कॉन्ट्रडिक्ट करता है। एमईए कहता है कि हाँ, उस जगह पर चीन ने पीपीपी 14 पर वहां पर आकर कब्जा किया था। अरे आप कितना धोखा देंगे? आप 370 की बात कर रहे हैं बीजेपी के स्पोक्सपर्सन। क्या अक्टूबर 2019 में रॉ के चीफ ने जाकर लेफ्टिनेंट जनरल लद्दाख को नहीं कहा था कि चीन तैयारी कर रहा है घुसने की? क्या आईबी ने रिपोर्ट्स नहीं दी
कि हमने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद चीन हरकत करेगा? क्या आप ये सबक भूल गए कि जब हमने अरुणाचल को स्टेट का स्टेटस दिया, जब चीन ने गड़बड़ की? अरे आपने ये गड़बड़ की है, आपकी वजह से चीन ने कब्जा किया है, और प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट पर चीन के लोग तारीफ कर रहे हैं। तो क्या आप असदुद्दीन ओवैसी साहब, दो बातें, मैं जवाब लेता हूं आपकी कही हुई बातों का नरसिम्हा राव साहब से, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप 2014 से पहले के 1947 से 2014 तक क्या क्या हुआ चीन के मुतालिक, क्या आप उस पर ध्यान नहीं देना चाहते? और क्या आप ये कह रहे हैं कि उसके बाद हमने इंटेलिजेंस इनपुट होने के बाद भी उस पर टाइमली एक्ट नहीं किया? बिल्कुल, अप्रैल 19 को आईबी ने रिपोर्ट दी, सैटेलाइट इमेजेस के साथ दी। 5 मई को क्या हुआ गलवान में, शार्क रिवर पर दुनिया जानती है। 9 मई को नकुला पास अरुणाचल में इंटरनेशनल बॉर्डर पर आज आगे 2.5 किलोमीटर चीन बैठा हुआ है। ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स पे चीन बैठा हुआ है। मैं याद दिला रहा हूं कि आप इन 20 जवानों की कुर्बानी को रायगा जाने नहीं देंगे। मैं देश को बता रहा हूं कि हमारा देश का प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरता है कि चीन ने उनको मारा, ये कहने से डरता है। यही काम मैं कर रहा हूं। मैं ये काम कर रहा हूं कि जो लोग 20 हमारे जवान मारे गए, उनकी शहादत रायगा नहीं जाने देना, क्योंकि आज भी हमारी भारत की जमीन पर चीन बैठा हुआ है। ये हम काम कर रहे हैं, ये हम काम कर रहे हैं। अरे ये है सैटेलाइट इमेजेस, झूठ नहीं कहते। ठीक है, लेकिन क्या लगता है असदुद्दीन ओवैसी, अगर जहन में सवालात हैं और आप पूछना चाहते हैं, तो आपको लगता है ये माकूल वक्त है और ये माकूल तरीके हैं पूछने के, सरकार पे सवाल उठाने के? क्या आपको नहीं लगता इस तरीके से हम लोगों की ये एकजुट लड़ाई दुश्मन के खिलाफ कमजोर पड़ती है? आपको लगता है इस तरीके से सवाल उठाना ही अच्छी बात है उस दौरान, जबकि हम मुकाबले में हैं? अभी ये चल रही है ये टेंशन। आपको इस बात की तकलीफ नहीं है कि प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट पर चीन खुशियां मना रहा है? क्या चीन असदुद्दीन ओवैसी के स्टेटमेंट पर खुशियां मना रहा है? एंकर साहब, आप मोदी को बचाने की कोशिश कर लीजिए, मगर चीन खुशियां मना रहा है। प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट को लेकर मिठाइयां बांट रहा है, और प्रधानमंत्री के साथ तो एनईए साथ नहीं दे रहा है, उनका राजनाथ सिंह उनका साथ नहीं दे रहा है। मेरा किसी को बचाने का, किसी को घेरने का कोई इरादा नहीं है। मैंने जीवीएल नरसिम्हा राव से भी वो सवाल पूछे जो उनको असहज कर सकते थे। लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं असदुद्दीन ओवैसी साहब, कि एक बात आप कहते हैं कि मोदी के साथ ना मैं कभी था ना रहूंगा इंशाअल्लाह। आपको लगता है कि एक पूर्वाग्रह है, ये एक प्री कंसीव्ड नोशन है जो आपने दिमाग में बिठा लिया कि कोई आदमी कितना भी अच्छा काम करे मैं तो उसके साथ जाऊंगा ही नहीं? क्या आपने ये बिठा लिया है? आप इस बात के लिए भी तैयार नहीं है किसी आदमी में अगर कोई एक नोशन है वो बदल भी सकता है, कोई अच्छा काम भी कर सकता है, आपने ये बिठा लिया मैं तो जाऊंगा ही नहीं? दूसरे, अगर वो सवाल जो आपसे पूछे जाने चाहिए आपसे पूछे जाते हैं, तो क्या आपकी तरफ वो आपको लगता है कि किसी को बचाने की कोशिश के तहत पूछे जा रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि अगर आप प्रधानमंत्री के बयान पर ये नहीं दिखा रहे कि चीन ने नहीं कहा कि हमको खुशी है कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने हमारे मौक़िफ़ को, हमारे पोजीशन को मान लिया। क्या प्रधानमंत्री ने इस तरह का स्टेटमेंट देकर, कितने हमारे रिटायर्ड जनरल्स हैं, श्याम सरन है जो आज तकलीफ में है, क्या प्रधानमंत्री इस तरह का स्टेटमेंट देकर आक्साई चीन को तो भूल चुके हैं वो? अरे जब आप गालवान वैली को नहीं बचा पा रहे हैं, अरे सर आज भी मैं कह रहा हूं सैटेलाइट इमेजेस झूठ नहीं बोलते। क्या PPP-14 पर चीन का कब्जा या भारत का कब्जा है? क्या फिंगर 4 से 8 तक हमारी फौज वहां पर पेट्रोलिंग कर सकती? क्या हॉट स्प्रिंग्स में चीन नहीं है? क्या नकुला पास में इंटरनेशनल बॉर्डर से 2.5 किलोमीटर अंदर चीन नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर यह बातचीत क्यों हो रही है? इतनी ज्यादा तादाद में हमारी फौज वहां पर क्यों है? देखिए, चीन के मामले में भी बीजेपी कहती है कि ओवैसी कम्युनिज्म कर रहा है। चलिए, मुबारक हो, आपने चीनियों को आपने मुसलमान बना दिया। अब इस तरह की अगर वाहियात गुफ्तगू ये लोग करते हैं और देश की जमीन की हिफाजत नहीं करते, प्रधानमंत्री को कहना चाहिए कि चीन ने मेरे 20 सिपाहियों को मारा। प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था कि मैं इसका बदला लूंगा, और बदला यह होगा कि हमारी जमीन से चीन को खाली करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था कि मैंने गलती की, उनसे ये कह करके तुम गोली मत चलाओ।